तो जैसे ये है इसका, ये इसका कीटो फॉर्म है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक अल्फा एच इधर आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखें, बहुत सिंपल है ये एच एच और एच, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा जस्ट बगल में, और ये एच शिफ्ट हो जाएगा यहां। ये क्या है, इसका कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। यहां से बनेगा इसका इनोल फॉर्म, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट रहता है इनके बीच में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों के दोनों। तो ये आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा ओ एच, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा सी एच टू। इसे बोलते हैं इनोल फॉर्म। ये तो नॉर्मल वाला केस है जो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 99% तो कीटो फॉर्म होता है और 1% इनोल फॉर्म होता है ना। इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। जैसे इसका अगर अपन सेकंड एग्जांपल लें, अगर इसका सेकंड एग्जांपल लें, CH3, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो, यह आ जाएगा CH, इधर आ जाए C डबल बॉन्ड हो, और ये आ जाएगा OC2H5, OC2H5। अब यहां क्या शिफ्ट होता है, एसिडिक एच शिफ्ट होता है। एसिडिक हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो H है ना, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक H है ये, क्योंकि यहां पर क्या, जैसे H प्लस हटेगा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव सिग्मा पाई यहां भी कभी कॉन्जुगेशन कर जाएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई यहां पर भी कॉन्जुगेशन कर जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं एक अगला केस और बनाऊं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यह आ जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाए CH3 या C2H5, जो भी आ जाए। ये क्या है, इसका कीटो फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो कीटो फॉर्म। अब यहां मैं इसका इनोल बनाने जा रहा हूं। अब एक बात है कि इन दोनों में आप मुझे बताओ कि जैसे ही मैं H प्लस यहां से रिमूव करूंगा, यहां जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये और ये, सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा सोच के बताओ। मतलब इस, ये तो क्या लगाएगा, -I लगाएगा, -M लगाएगा, अच्छा खासा स्टेबलाइज होगा। पर ये जब अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पर आपको पता है इसका उतना मूड है नहीं इससे इलेक्ट्रॉन लेने का। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो इधर से भी तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है भाई। ये C डबल बॉन्ड हो, इधर से भी तो लोन पेयर ले सकता है। ये लोन पेयर इस कार्बन पे गए, पाई इधर शिफ्ट हुआ, यानी ये C डबल बॉन्ड हो, इधर से भी लोन पेयर ले सकता है और इधर से भी लोन पेयर ले सकता है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला केस है, कंप्लीट डेडिकेशन वाला केस नहीं है ये। जबकि इस सेकंड वाले में हिज C डबल बॉन्डो के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है रेजोनेंस का। तो ये वाला भी परफेक्ट करेगा और ये वाला भी परफेक्ट करेगा। अभी इसमें मैं एक केस और बना देता कि यहां पर भी मैं बीच में ऑक्सीजन लगा देता, अब तो लेफ्ट वाला भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता। अरे समझ रहे हो क्या भाई, ठीक है। तो यहां पर जो तो यहां पर ये जो बनेगा कीटो, ये ऑलमोस्ट 93% बनेगा। और यहां से जो H शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये पाई शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पर, CH3, C इधर आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, उसके बाद वहां कुछ बचा नहीं और, तो इधर आ जाएगा यहां इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई नहीं, तो यहां एक H और लगा हुआ है। अब जाके वैलेंसी कंप्लीट हुई ना उसकी। अरे देखो ना यार, एक कार्बन, एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, इस तरह से। तो यहां पर भी एक H और लगा हुआ है एक्चुअली। तो इस तरह से, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तो यहां आ जाएगा CH, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो,
ये आ जाएगा O C2H5। यहां क्या हो जाएगी, ये H बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहां पर, H बॉन्डिंग। तो यहां इनोल के अंदर H बॉन्डिंग है। H बॉन्डिंग एक एडिशनल बॉन्ड होता है, एडिशनल बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो कहाँ वो 99 था, कहाँ ये 1 था। अब इनोल में H बॉन्डिंग की वजह से ये कितना हो गया, 7% हो गया। यहां पर उतना अच्छा रेजोनेंस किया नहीं इसने। ठीक है, तो अब जैसे नीचे वाले में, अब यहां पर ये H ज़्यादा एसिडिक H होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक H होगा, तो ये अच्छा खासा शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर लेफ्ट में क्यों, आपकी इच्छा राइट में कर लो। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, CH3, ये आ जाएगा C, इधर आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा CH3। ये क्या बन गया इसका, इनोल। ये वाला जो H था ना बेटा, ये मोर एसिडिक था, क्योंकि दोनों तरफ से -M परफेक्ट लग रहा था। इस ऊपर वाले में H उतना एसिडिक नहीं है, लेफ्ट वाला तो -M परफेक्ट है, पर राइट वाला -M डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हो क्या, इसलिए यहां पर ये कॉन्जुगेट, ये H ज़्यादा एसिडिक बनेगा ही नहीं, तो इसका मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इनोल थोड़ा कम बना। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां की, तो इसकी कीटो फॉर्म 26% होगी और इसकी इनोल फॉर्म 74% होगी। साथ में ही अगर अपन बीच वाले हाइड्रोजन को मूव ना करवाकर लेफ्ट वाले या राइट वाले हाइड्रोजन को मूव करवाएं, तो यहाँ से जब H+ मूव करेगा तो जो एनायन बनेगा वो एनायन उतना स्टेबल नहीं बनेगा। उतना स्टेबल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ केवल एक C डबल बॉन्ड O का -M लगेगा। तो ये अगर हाइड्रोजन कम एसिडिक होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इनोल बनेगा वो भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो अगर मैं इस लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से इनोल बनाऊं तो इसका इनोल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। इनके बीच क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन कम एसिडिक था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इनोल बनेगा उसका परसेंटेज भी कम बनेगा। ठीक है, उसका परसेंटेज कम बनेगा। आप एल्कीन की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। यहाँ एल्कीन के बगल में 3 अल्फा H है, जबकि यहाँ एल्कीन के बगल में 2 अल्फा H है, तो ये वाला इनोल कम बनेगा। अब मैं अगर इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करना चाहूँ, अगर इसे A बोल दूँ, इसे B बोले और इसे C बोले, तो A B C में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है B, देन A, देन C। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, इसे आप ध्यान रखना। बीच वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक था, उससे जो इनोल बनेगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। कोने वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक था, उससे जो इनोल बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, हाँ भाई। तो शिक्षा ये बताओ मुझे, इसके अंदर अल्फा H है कि नहीं है, एसिडिक H यहाँ है या नहीं है। अरे किसे बोलते हैं अल्फा H या एसिडिक H, अल्फा H किसे बोलते हैं, ये जो कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये वाला sp2 के कल कितने सारे क्वेश्चन किए थे यार अपन ने, ये इतने सारे देखिए रहा, ये C डबल बॉन्ड के बगल में 2 अल्फा H इधर, 2 अल्फा H इधर, कल कितने सारे क्वेश्चन किए तो थे इसके। C डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन, sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगे H, अल्फा H, तो यहां कितने अल्फा H है, 2 अल्फा H है। ये क्या है, इसका कीटो फॉर्म। अब यहां पर ये जो अल्फा H है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर और ये H शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो आप करवा के देखो, एक पाई इधर है, एक पाई इधर है,
ये पाई यहाँ आ गया और ये OH इधर चला गया। अब आपको इस वाले कंपाउंड में स्टेबिलिटी मिली कि नहीं मिली? अरे बताओ भाई, मिली कि नहीं मिली? और मिली तो क्यों मिली इसके अंदर स्टेबिलिटी? क्या बन गया वो? एरोमेटिक बन गया। ठीक है, तो ये कैसा बन गया? ये एरोमेटिक। तो ये कीटो था, ये इनोल था, इनोल। नाउ दिस इज एरोमेटिक। और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ये जो होता है ये ऑलमोस्ट 99.99% होता है, और यहां पर कीटो केवल 0.01% ही रह जाता है। आई क्या बात समझ में आपको? तो अगर कहीं एरोमेटिसिटी आएगी तो उसमें इनोल कंटेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। तो ये इस तरह से कुछ फैक्टर हैं जिनमें अपन इनोल परसेंटेज बता सकते हैं। नोट कर लो भाई। अल्फा एच पहचानो भाई, क्यों नहीं पहचान में आ रहा है अल्फा एच? sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगे H, अल्फा एच। वेरी डिफिकल्ट। अपन इस लास्ट वाले में मॉड्यूल के लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। मॉड्यूल में इसे ऑलमोस्ट 1% बोला हुआ है, इसे ऑलमोस्ट 99% बोला हुआ है। किसमें? हवा में बातें कर रहे हैं। हाँ जी बेटा। इनकी प्रायोरिटी होती है कि मतलब कोई एरोमेटिसिटी ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से अरे होती है ना भाई, होती है। इंडक्टिव कम स्टेबल होता है।
एक बार ये नोट कर लो। सबसे पहले देखना है अपन को एरोमेटिसिटी, है ना। फिर देखना है रेजोनेंस, फिर देखना है एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर देखना है आई इफेक्ट। है ना, ये स्टेबिलिटी के फैक्टर है। इनमें बाकी तो पढ़ चुके हैं अपन, एक हाइपर कॉन्जुगेशन अभी डिस्कस करेंगे बस। तो अब नेक्स्ट हेडिंग वही है अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है। बैक बॉन्डिंग तो रेजोनेंस से आगे आएगा, है ना। मतलब आप ये मानो बैक बॉन्डिंग, नहीं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस के आगे नहीं, बैक बॉन्डिंग तो सबके आगे आएगा, सबसे आगे, है ना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है बैक बॉन्डिंग से। बैक बॉन्डिंग जहां भी दिख जाए बाकियों को देखना ही नहीं है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। हो गया इतना। अब हेडिंग लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अरे हो गया क्या, चलो इसमें लिखो इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन of sigma electrons of CH oblique CX bond. It involves delocalization of sigma electron of CH oblique CX bond. अच्छा, वहां रेजोनेंस में क्या होता था, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन किसका होगा, अरे जो जल्दी से ब्रेक होगा। सिग्मा बॉन्ड तो जल्दी से ब्रेक ही नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे तो मूव कैसे करेंगे। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है, रेजोनेंस, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड मूव करता है, जो इजीली ब्रेक हो सकता है, इजीली मूव कर सकता है। सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन इसीलिए देखो पीछे आ रहा है रेजोनेंस से। समझ आ रही है बात, आगे लिखो मॉलिक्यूल्स having any of the given conjugated system comma shows hyperconjugation. हाइपरकॉन्जुगेशन, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे यहां पर मेरे पास में ये CH इधर कार्बोकेटायन है,
ये ए केस हो गया, बी सी एच एच एच, ये सेकंड केस हो गया, और सी ये आ जाएगा अपने पास में कार्बन रेडिकल। कार्बन रेडिकल, अब ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन रेडिकल भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन पे लगे H, अल्फा H। इसका मतलब यदि अगर मान लो कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन, इनके कॉन्जुगेशन में अगर अल्फा H प्रेजेंट है, इनके कॉन्जुगेशन मतलब एक छोड़कर, ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा अल्फा H, रेडिकल सिग्मा अल्फा H या पाई सिग्मा अल्फा H। तो अगर इस तरह से sp2 मतलब कुल मिला के बात है अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बस ये देख रहे हैं। तो इन तरह के सिस्टम के अंदर अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है। कार्ब एनायन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है। अच्छा, मैं पहले समझा देता हूं, नोट तो बाद में कर लेंगे। जैसे मानो यहां पर ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है, अब यहां क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कार्बन की EN देखो, सबसे पहले तो इस कार्बोकेटाइन इसकी EN ज्यादा है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट करेगा। अब ये कार्बन कहेगा एक मिनट रुक, इसकी 2.5 है EN, इसकी 2.1 है, तो ये इधर से भी डायरेक्ट करेगा, इधर से भी डायरेक्ट करेगा, इधर से भी डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से शिफ्टिंग होती थी, इससे अपन बोलते थे प्लस आई। अब यहां क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक होकर ही इधर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बोकेटाइन, ये H H और ये H, ये बॉन्ड यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और इनके बीच शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट रहता है। कैसे, हवा में, वो हवा में प्रेजेंट रहता है ऐसे। इसीलिए इसे और क्या बोलते हैं, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नेथन इफेक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से यहां पर ये हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, इधर की तरफ। और चलो, एक बार इधर से शिफ्ट हुए, अगली बार ये तो एज इट इज है, ये वाले शिफ्ट हो गए, अगली बार ये एज इट इज है, ये वाले शिफ्ट हो गए। तो कितने स्ट्रक्चर बने इसके, 3 स्ट्रक्चर बने। अरे जितने अल्फा H है उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बार ये वाला शिफ्ट हुआ पहला स्ट्रक्चर, फिर ये वाला शिफ्ट हुआ दूसरा स्ट्रक्चर, फिर ये वाला शिफ्ट हुआ थर्ड स्ट्रक्चर। उन्हें क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। भाई रेजोनेंस में तो पाई ही शिफ्ट होता था, यहां सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो उसी की तरह है बिल्कुल। वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते थे, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा RS होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितने ज्यादा HS होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट होते हैं। अब मैंने जो बोला आपको कि कार्ब एनायन के अंदर ये नहीं होता है, ये नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अरे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर है, 8 कंप्लीट। अब यहां ये बॉन्ड शिफ्ट हो कैसे, तो उसका ऑक्टेट तो पहले ही कंप्लीट है, अब शिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है यहां पर।
इसलिए कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट कर लें। ये तो है प्लस एच इफेक्ट। इसे बोलते हैं अपन प्लस एच इफेक्ट। नोट करें, और इधर अपन नोट करेंगे माइनस एच इफेक्ट। अरे हो गया क्या इतना? अब यहां क्या होता है, ये सी एच बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, ये सी एच बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर। जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो यहां 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दूर की ओर। सिमिलरली ये सी एच बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। लेकिन यहां हेलोजन क्या है, हेलोजन की ईएन ज्यादा है, तो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उधर से इलेक्ट्रॉन मंगा लेगा। तो यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो इसका ठीक है, तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसे माइनस एच इफेक्ट को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। आई बात समझ में आपके? तो ये नोट कर ले बेटा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन।
हो गया कितना नोट? आप इसमें नोट करें, एच इफेक्ट इज पॉसिबल। देखो जब अपन एच इफेक्ट की बात करते हैं ना तो अपन प्लस एच इफेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि मेनली आपको प्लस एच ही दिखेगा, माइनस एच वाला तो एक आध जगह दिखेगा बस पूरी ऑर्गेनिक में। एच इफेक्ट इज पॉसिबल in those carbocation carbon plus comma carbon free radical and alkene और एल्काइन। in which one alpha H, in which at least one alpha H is present, in which at least one alpha H is present। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एच इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल इन कार्ब एनायन। ठीक है, तो जैसे मानो यहां पर ये सी, ये कार्बन, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां ये H है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब आपको जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सी, और इधर जो H रह जाएगा वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है भाई, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। सिंपल। जैसे यहां पर मानो अगर ये था, ये H, यहां कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, रेडिकल। अरे भाई अब यहां दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो यहां ये क्या हो जाएगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहां रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल आपस में कनेक्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पर, ये आ जाएगा C, इधर H, ये तो रेडिकल हो जाएगा, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे जो लास्ट वाला था, यहां पर ये मान लो ये 1 अल्फा H है, अब ये 1 अल्फा H है तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन आए हैं इधर, ये डबल बॉन्ड C हो जाएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या रह जाएगा, ये H पॉजिटिव रह जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, उस लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, जैसे यहां हेलोजन लगा है, हेलोजन लगा है तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये जो X बचेगा इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस बेचारे कार्बन की तो इसके तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, बाकी तीनों है हाइपर कॉन्जुगेशन। नोट कर ले बेटा।
अरे हो गया क्या नोट? देखो, हाँ जी, इसमें लिखो एच इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, एच इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। आपको दिख रहा होगा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है सब जगह। अरे आपको दिख रहा है क्या? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा ब्रेक पाई फॉर्म, सिग्मा ब्रेक पाई फॉर्म, सिग्मा ब्रेक, ठीक है, इस तरह से। तो सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, सिग्मा और पाई शिफ्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कॉमा नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑब्लिक कार्बन रेडिकल ऑब्लिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन is directly proportional to number of hyperconjugatory structure है ना। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बनेंगे या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी इनकी। अब ये नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? is equal to number of alpha H is equal to number of alpha H। एक पॉइंट और लिखो, इफ H atom is replaced by its isotope D, comma H effect decreases because CD bond is stronger than CH bond, because CD bond is stronger than CH bond, hence delocalization of sigma electron of CD bond
will be less than CH bond. अब CD बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है तो इजीली शिफ्ट ही नहीं होगा, तो H इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं ना, H इफेक्ट के ऑर्डर की बात करूं, तो CH3 का H इफेक्ट ज्यादा होता है देन CD3 का, देन CT3 का। और अगर मैं आई इफेक्ट की बात करूं, तो सबसे ज्यादा CT3 का होता है, देन CD3 का, देन CH3 का, क्योंकि वहां वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आई इफेक्ट। तो ट्राइटियम तो बगल में ही होता है, मैंने बताया था, वो मोटा होता है, मास ज्यादा होता है, तो वाइब्रेशन ज्यादा दूर नहीं जा पाता, तो पास रहेगा तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये उल्टा होता है। तो मैं कौन सा इफेक्ट देखूंगा इनमें, एच इफेक्ट या आई इफेक्ट? एच इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर ऑर्डर लिखवाया था आपको, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशंस। फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, चलें। तो कैसे देखोगे? पहला देखोगे कार्बोकेटाइन। श्वेता मुझे एक बात बताओ, सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं अनसैचुरेटेड से? सैचुरेटेड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। कार्बोकेटाइन अनसैचुरेटेड से। पहले तो ये देखना है, इसको नीचे लिख लेते हैं अपन। पहले तो ये देखना है कि कार्बोकेटाइन सैचुरेटेड पर है कि अनसैचुरेटेड पर है। फिर देखना है कि कहीं वो रेजोनेंस में तो नहीं है। मैं बता चुका हूं एरोमेटिसिटी इससे ऊपर ही आएगी। फिर देखना है एच इफेक्ट, और फिर देखना है आई इफेक्ट। आई इफेक्ट जैसे एक एग्जांपल है, इन सब में मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। पहले वाले में अल्फा एच कितना है भाई? हाँ पूर्वी, पहले वाले में अल्फा एच कितना है इसमें? ये कार्बोकेटाइन sp2 कार्बन है, उसके बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे लगे एच, अल्फा एच, तो ये एयर 9 अल्फा एच, यहां 6 अल्फा एच हो जाएंगे। ये वाला एच थोड़ी काउंट होगा, यहां 3 अल्फा एच हो जाएगा।
और यहाँ 0 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें तो ये आएगा। अरे भैया हाँ भाई, वैसे ही अपन आई इफेक्ट से देखते थे तो भी यही ऑर्डर आता था यहाँ पर। हो गया इतना? अब बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। भाई कार्बोकेटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन पे, और कार्बन रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब इसकी सिमिलरिटी वैसे ही देखेंगे अपन जैसे कार्बोकेटायन की देखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट लिख लो। लिखो कंपैरिजन सिमिलर टू कार्बोकेटायन। ब्रैकेट में लिख लेना बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पे कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए? इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए बेटा। अरे कमी है ना इस पे, तो इसको देने वाले ग्रुप लगे होने चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस एम हो सकता है, प्लस एच हो सकता है, या प्लस आई हो सकता है। विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम हो सकता है, माइनस एच हो सकता है, माइनस आई हो सकता है। नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अगेन वही एल्कीन की स्टेबिलिटी भी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन proportional to number of alpha H. Number of alpha H. अब आप पहले एक बात समझना है यार, पहले ढंग से समझना।
मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं। CH3C डबल बॉन्ड, इधर CH3 इधर भी CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। सेकेंड, CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। या मैं इन H को ओपन कर देता हूं। ये H आ गया इधर, ये आ गया इधर। तो आप मुझे बताओ भाई, इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? यहां कितने अल्फा एच है? 12। यहां कितने अल्फा एच है? 9। यहां कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। ठीक है, लेकिन वो 6 अल्फा एच इस तरह से भी तो हो सकते हैं। आपको दिख रहा है क्या? एल्कीन के sp2 के बगल वाला sp3, sp2 के बगल वाला sp3। नहीं नहीं, लेकिन वो इस तरह का भी तो हो सकता है। इधर H2 आ जाए, इधर CH3 आ जाए, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इन इन सब का मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो इस फिफ्थ वाले में कितने अल्फा एच है भाई? तो यार बताओ इसमें कितने अल्फा एच है? sp2 के बगल वाला sp3 6 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच। साफ साफ ही दिख रहा है। तो अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच है। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 12 विद 12 अल्फा एच, सेकेंड विद 9 अल्फा एच। ये वाला कौन सा फॉर्म है? दिस इज सिस। और ये वाला कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। लेकिन सिस और ट्रांस तो ठीक। अच्छा, सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप जो होते हैं दूर दूर होते हैं, और उसमें बल्कि ग्रुप जो है वो पास पास है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल तो फोर्थ है। तो ये आ जाएगा फोर्थ ज्यादा स्टेबल आएगा थर्ड से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिफ्थ में भी तो 6 अल्फा एच है। तो आप थोड़ा सोच के बताओ कि फोर्थ और फिफ्थ में ज्यादा ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अच्छा, फोर्थ जो है ना, फोर्थ वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? थर्ड और फोर्थ आर सिमेट्रिकल। थर्ड वाले में तो पीओएस हो जाएगा, ऐसे 20 से डिवाइड कर लोगे CH3 के सामने CH3। फोर्थ वाले में COS हो जाएगा, ऐसे डायगोनल पे सेम हो जाएंगे। या वैसे भी देख सकते हो कि वो दोनों sp2 कार्बन को दो भाई मान लो, दोनों भाइयों में हर भाई पे 3 अल्फा एच है, उधर वाले पे 3 अल्फा एच, इधर वाले पे 3 अल्फा एच। लेकिन फिफ्थ वाले में थोड़ा अलग है। एक sp2 पे तो 6 अल्फा एच है और दूसरे sp2 पे 0 अल्फा एच है। तो अनसिमेट्रिकल वाला केस है। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज ये अनसिमेट्रिकल वाला केस है, अनसिमेट्रिकल। अब समझ नहीं आ रहा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अनसिमेट्रिकल की सिमेट्रिकल? ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आपको एक बार मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के देखना पड़ेगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो पहला, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, बट इफ नंबर ऑफ अल्फा एच आर सेम, अगर अल्फा एच सेम हुआ तो क्या होगा? तो स्टेबिलिटी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ज्यादा होगी।
सिमेट्रिकल एल्कीन से। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो ये तो आपको इनके मैकेनिज्म से देखने को मिलेगा भाई, ये तो इनके मैकेनिज्म से देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर मेरे पास में CH3 है, यह आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर मेरे पास ये H H और H है, और ये H और H है। एक मेरे पास C डबल बॉन्ड C, इधर C H H H, इधर तो CH3 ही लिख देता हूं और इधर CH2 लिख दूं। यहां पर देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी, ये जो अल्फा H है ना, ये शिफ्ट होगा इधर, इस कार्बन पे बनेंगे 5 बॉन्ड। ढंग से देखो सामने, ये अल्फा H होगा इधर शिफ्ट, इधर ये तो ठीक है, यहां बन जाएगा पाई, और ये जो पहले से पाई था ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझे क्या? अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला, ये अल्फा H, ये वाला कार्बन जाएगा इधर की, ये वो बॉन्ड जाएगा इधर की तरफ, इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। तो थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे कि इस फर्स्ट वाले केस में जो कार्बन आयन आया अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन से, वो ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड वाले में जो नेगेटिव चार्ज आया वो ज्यादा स्टेबल है? अरे बोलो, क्यों सेकंड वाले में? क्योंकि यहां जो नेगेटिव आया उसमें बगल में प्लस आई ग्रुप लग रहा है। अरे क्या लग रहा है? प्लस आई। नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए कोई ग्रुप नहीं होता, ठीक था, प्लस आई तो नहीं होना चाहिए था। यहां पर इस नेगेटिव पर तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा, एच का तो कोई इफेक्ट अपन देखते नहीं है, तो यहां ये प्लस आई क्या करेगा? इसको अनस्टेबल कर देगा। मतलब 2 डिग्री कार्बन आयन कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। डिग्री कैसे देखते हैं कार्बन की? बगल में वो कितने कार्बन से अटैच है, तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी कार्बन बढ़ते जाएंगे, और बगल वाले कार्बन का तो प्लस ही लगता है। समझे क्या? तो अनसिमेट्रिकल कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या है? मोर स्टेबल। ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या होती है? लेस स्टेबल। समझ गए बेटा? ठीक है, तो इसलिए तो अनसिमेट्रिकल कौन सा था? फिफ्थ क्या आ जाएगा? इन तीन दोनों से आगे आएगा। ये कौन सा वाला केस है? अनसिमेट्रिकल। ये कौन सा वाला केस है? ट्रांस वाला। फिर ये सिस वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? 6, क्योंकि उसमें तो अल्फा H ही कम है। ठीक है, तो ये नोट करें आप, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
तुम पहले भी आए हो क्या संडे को कभी? नहीं। हाँ भाई, अरे बेंजीन में जो रेजोनेंस होता है प्लस एम और माइनस एम ग्रुप की वजह से, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ऑर्थो पैरा पर, मेटा पर? कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पर। मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक। अरे हुआ क्या? नेक्स्ट लिखो एच इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप इन बेंजीन रिंग। एच इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप इन बेंजीन रिंग। H effect of a group in benzene ring। आप सामने ध्यान देंगे बस। देखो यहां पर मेरे पास में ये बेंजीन के पाई बॉन्ड है, और यहां पर, यहां पर और यहां पर ये कोई अल्फा एच लगे हुए हैं। भाई sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा एच। अब क्या होगा कि ये जो CH है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तो इस कार्बन पे बन जाएंगे 5 बॉन्ड, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो क्या बनेगा इसका? ये आ गया डबल बॉन्ड C और ये H पॉजिटिव। जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन की कंडीशन। ये शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बने, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। ये H प्लस है ही वहां। ये नेगेटिव शिफ्ट हुआ इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। ये H पॉजिटिव वहां है। नेगेटिव सिग्मा पाई, ये नेगेटिव शिफ्ट हुआ इधर, और ये पाई शिफ्ट हो गया वापस इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा?
एक पाई, एक पाई, एक पाई इधर बन गया, और क्या आ गया C। तो जैसा इनिशियल में था वैसा ही तो यहां बना फाइनली। तो ये क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब अपन बनाते हैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। एक तो बीच वाला पाई बॉन्ड सब तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक यहां कार्बन और इस कार्बन के बीच में कभी पाई बॉन्ड है और कभी नहीं है। एक बॉन्ड तो परफेक्ट है, एक पार्शियल है, ठीक है। यहां पर ये H पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे कभी पॉजिटिव है कभी नहीं है, तो ये डेल पॉजिटिव। इनके बीच देखो फर्स्ट और लास्ट में तो बॉन्ड है, लेकिन बाकी तीनों में यहां बॉन्ड ही नहीं है, तो ये भी क्या आएगा, पार्शियल बॉन्ड आएगा। कभी इस ऑर्थो पर नेगेटिव है, कभी इस पैरा पर नेगेटिव है, कभी इस ऑर्थो पर नेगेटिव है, तो वो एक ही नेगेटिव तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों ऑर्थो और पैरा पर। इसका मतलब ये तो सेम टू सेम है यार, वही जैसा रेजोनेंस था, ठीक है। वो भी ऑर्थो पैरा पे वर्क करता है, ये भी ऑर्थो पैरा पे वर्क करता है। बस वहां पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन थोड़ा इजी होता है, इसलिए वो इफेक्टिव होता है, या सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा वीक होता है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अच्छा, अब यही सेम कहानी -H इफेक्ट, ठीक है। -H इफेक्ट, -H इफेक्ट एक ही ग्रुप की वजह से लगता है, हेलोजन की वजह से। तो यहां पर अपन ने ये लेट सपोज हेलोजन ले लिया, हेलोजन तो क्लोरीन ले लिया। अब क्या क्लोरीन की EN ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम थी, वो तो बेचारा दे पा रहा था। अब क्लोरीन तो ज्यादा पावरफुल है, तो क्लोरीन देगा थोड़ी किसी को, क्लोरीन तो लेगा वहां से। तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर वाले कार्बन पे, तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एज इट इज है, एज इट इज है। बेचारे इस कार्बन की दुनिया लुट गई, यहां के तो बॉन्ड चले गए उधर, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। इस कार्बन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, इस वाले को। पहले इसने इधर से पाई बना रखा था, अब इधर से पाई बना लिया, उसके कोई फर्क नहीं है। और ये Cl पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, उसने बॉन्ड खींच लिया ना अपनी ओर। अब वही पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई शिफ्ट हो जाएगा इधर, सेम टू सेम है, वही डबल बॉन्ड C। फिर अगला, अब यहां पॉजिटिव आया तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये लो। और इस वाले कार्बन से बॉन्ड चला गया, पाई बॉन्ड चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड C, ये Cl पर नेगेटिव। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई शिफ्ट हो जाएगा इधर, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देगा इधर, तो ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये आ जाएगा C सिंगल सिंगल, और ये आ जाएगा क्लोरीन। समझ आ गई क्या बात, सेम ही तो है, ठीक है। तो अब यहां पर अगेन अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड, एक तो पाई बॉन्ड सब तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एक इनके बीच कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड है, ये तो एज इट इज है। कभी क्लोरीन और कार्बन के बीच में कभी बॉन्ड है कभी नहीं है, तो डैश आएगा। क्लोरीन पे कभी नेगेटिव है कभी नहीं है, तो डैश डेल्टा आएगा। और पॉजिटिव ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर, तो पॉजिटिव इन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। अब तो मुझे समझ आ गया, ये तो एज इट इज वही है रेजोनेंस, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे तो भी ऑर्थो पैरा से करेगा, डोनेट करेगा तो भी ऑर्थो पैरा पे करेगा, मतलब मेटा पोजीशन जो होगी वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, एज इट इज। आगे बात समझ, ये नोट कर ले बेटा।
करो करो, नोट करो बेटा, ब्रेक थोड़ी आया अभी। नहीं रे, मेरे को तो बधाई दिया। आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे है भी कल भी चला है हमने मेरी आवाज
हो गया भाई? हाँ भाई, मुस्कान नोट हो गया? इसका मतलब ये कंक्लूजन नोट कर लो. Hence in benzene ring, hyperconjugation works only at ortho and para position. Huh? No change at meta position, similar to resonance. हो गया भाई? एक क्वेश्चन लिखो. इन चारों के मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है बेटा. एक बार यहां कुछ नहीं लगा, एक बार यहां CH3 लगा है, एक बार यहां CH3 लगा है, एक बार यहां CH3 लगा है, इन पांचों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. बताओ भाई हर्षिता.
यहाँ अल्फा एच कितना है, 3 अल्फा एच। अरे sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ 2 अल्फा एच है, यहाँ 1 अल्फा एच है, यहाँ 0 अल्फा एच है। इसका मतलब इनका क्या लगेगा, केवल प्लस आई लगेगा। इन तीनों का तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज़्यादा अल्फा एच उतनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा आ जाएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई ना प्लस आई है ना प्लस एच है। करो अगला क्वेश्चन सोल्व करो। यहां मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? ठीक है, वो तो हो गया। अगले में एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। बता भाई रजनीश। हाँ भाई रजनीश, बता रहे हैं। वन की सबसे ज्यादा। अपने को क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब एना एच प्लस हटा के एनायन बनाए, दूसरे पेन से बनाएंगे। एनायन 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 और एनायन। इसका क्या लगेगा, प्लस एच, नहीं प्लस एच। ठीक है, अब यार ये ना, ये सुनो, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए था, डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए था। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए था, लफड़ा है यहां। तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहां से एक एच शिफ्ट होगा, मान लो ये एच है, ये एच इधर गया, ये एच इधर, ये एच इधर, यहाँ नेगेटिव, ये इधर, यहाँ इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका रिंग के साथ में जो प्लस एच लगेगा ना, उस प्लस एच की वजह से वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब ये कार्बन आयन में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर इसका भी क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा, लेकिन मुझे पता है CD3 का प्लस एच थोड़ा कम लगता है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में वो पैरा पे था तो प्लस एच लगेगा,
अब ये तो मेटा पे है, मेटा पे तो प्लस एच लगता ही नहीं है। अरे इसके रेस्पेक्ट में वो पोजीशन मेटा पे है ना बेटा, तो इसका क्या लगेगा, प्लस आई, और इसका भी क्या लगेगा, प्लस आई। तो देख सबसे पहले प्लस एच से तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो पहले तो आ जाएगा कि 3 और 4, वो आगे आएगा 1 और 2 से। अब 3 और 4 में ज़्यादा प्लस आई किसका है, वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ज़्यादा प्लस आई किसका होता है, CD3 का। अरे डी इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो पास होता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये ज़्यादा प्लस आई लगाकर ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। इसका मतलब 4 ज़्यादा आगे आएगा 3 से। इनमें ज़्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल करेगा फर्स्ट वाला, तो फिर कौन आएगा, सेकंड, और फिर आएगा फर्स्ट। ये आएगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आई बात समझ में, चारों ही डोनेटिंग ग्रुप है, चारों ही अनस्टेबल करेंगे। इंडक्टिव कम अनस्टेबल करेगा, इसलिए वो आगे आ गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन पीछे चला गया। अब उनमें देख लो, इंडक्टिव ज़्यादा CD3 का होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा CS3 का होता है। नोट कर लें बेटा, ये नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करें बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। करें भाई, इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बताओ मैंक, कोशिश कर। इसका क्या, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, और इसका कौन सा लगेगा, प्लस एच। प्लस एच लगेगा ना यार, उसके रेस्पेक्ट में पैरा पर है, तो ये प्लस एच से ज़्यादा डोनेट कर पाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, सबसे आगे तो आ जाएगा 4, फिर 3, फिर इसका तो प्लस आई लगेगा, फिर क्या आपने कम क्यों किया इसका। हाँ, और तो इफेक्ट या SIP इफेक्ट बोलते हैं उसे, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। ये अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करने की कोशिश करेगा, पर ये क्या लगेगा, लगाएगा यहाँ पर SIP इफेक्ट लगाएगा, SIP इफेक्ट। ठीक है, तो ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा बगल वाले H+ को। मैंने आपको यूं कहा था, आप किसी के साथ बॉल कैच कर करके खेल रहे हो, बीच में कोई आके उछल उछल के उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है, मैंने बताया था क्या इस तरह से कुछ। तो ये लोन H+ को डोनेट करेगा, लेकिन ये मिथाइल बीच में पंगा क्रिएट करेगा, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट या SIP इफेक्ट की वजह से ये पुअर हो जाता है भाई। तो ये आ जाता है सेकंड, फिर आ जाएगा फर्स्ट।
हाँ जी, चलो इन चारों में मुझे रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। समीक्षा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ लगता है बेटा? कार्बोकेटाइन पे लगता है, कार्बन रेडिकल पे लगता है, एल्कीन पे लगता है ना? तो ये कार्बोकेटाइन है तो रेडिकल है तो लगेगा इस पर। बता भाई शुभम। परफेक्ट है, क्योंकि हेलोजन जो आएगा वो तो माइनस एच लगाएगा, माइनस एच लगा के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उधर से, तो गरीब को और गरीब बना देगा बेचारा। कर लो नोट। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ब्रेड्स रूल। अरे हो गया क्या भाई? अब लिखो ब्रेड्स रूल। तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल at bridgehead carbon, at bridgehead carbon atom, planarity is not possible. Planarity is not possible. It means at bridgehead carbon, it means at bridgehead carbon atom, carbon positive, carbon radical and carbon double bond carbon means sp2 hybridization is not possible. Is not possible. क्या मतलब है इस बात का? मैं समझाता हूं। जैसे समझो, ये अपने पास दो रिंग हैं,
ये जो है ये दो रिंग का कॉमन कार्बन है, इसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसे बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बन। और सिमिलरली ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। तो दो रिंग का कॉमन कार्बन जो होता है वो ब्रिज हेड कार्बन होता है, ठीक है। हाँ, उनके बीच में कम से कम एक एटम होना चाहिए। दोनों ब्रिज हेड के बीच में कम से कम क्या होना चाहिए, एक एटम होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट रिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहां इन ब्रिज हेड कार्बन पर अब ये कैसे बनेगा, देखो ये कैसे बनते हैं। मतलब ये इन कोने पे देखो, अब इन कोने पे एक लेंथ ऐसे जा रही है, एक लेंथ ऐसे जा रही है, एक लेंथ ऐसे जा रही है। अब अगर और एक हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ, अभी ये नॉन प्लेनर स्पीसीज है। अब अगर यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो भाई यहां प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, वो इस तरह से है। ये इधर वाली रिंग जो नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, ये इधर वाली रिंग जो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, और ये सेंट्रल जो ऐसे इस तरह से जा रही है, और यहां ऊपर हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से है ऐसे। अब ये आप चाहते हो कि ये पूरी रिंग उठ के ऊपर आ जाए, ये ऐसे चले जाए, तो रिंग कैसे बनेगी फिर। तो ये इस तरह का होगा तभी तो प्लेनरिटी आएगी। अरे यही तो है ट्राइगोनल प्लेनर। यानी इन सेंटर पर ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी प्लेनरिटी नहीं आ सकती, ठीक है। तो वहां पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है इन पोजीशन पर। तो जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन है, यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पर मान लो ये डबल बॉन्ड हो है। अब आपको रेजोनेंस की कंडीशन तो मिल रही है, नेगेटिव सिग्मा पाई। तो आप तो क्या बोलोगे कि ये यहां चला जाए और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया भाई, तो आप देखो अनर्थ हो गया, अनर्थ। ये ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, यानी अब वो प्लेनर हो जाना चाहिए, लेकिन प्लेनर नहीं हो सकता वो। तो यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, यहां रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से तो ब्रिज हेड, आप ये पॉइंट नोट करो, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। ये इस तरह का रेजोनेंस नहीं हो सकता।
इस सेकंड वाले में टोटोमेरिज्म हो सकता है क्या? टोटोमेरिज्म क्या था मैंने कल समझाया था, कल पूरी क्लास में एक ही बात पढ़ी थी अपन ने, टोटोमेरिज्म पोलर पाई के साथ अल्फा एच। तो ये पोलर पाई है, यहाँ अल्फा एच है, यहाँ टोटोमेरिज्म हो सकता है नहीं हो सकता? आप देखो अगर यहाँ टोटोमेरिज्म हो जाएगा, आप सोचो ना, देखो इधर तो अल्फा एच है ही नहीं, बस उधर ही एक अल्फा एच है, उधर ही एक अल्फा एच है, तो फिर टोटोमेरिज्म में होता क्या था? ये एमी, ये एमी, ये डबल बॉन्ड हो, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता था इधर और ये एच शिफ्ट होता था इधर। अरे पाई बॉन्ड इधर कैसे आ सकता है? यहां ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहां टोटोमेरिज्म पॉसिबल है नहीं है, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। कर लो नोट भाई। हाँ जी, एक बात आप समझ लेना, हो गया बेटा? अब देखो इनके बीच में डायरेक्ट कोई भी एटम नहीं है। अरे यहां तो बीच में एक एटम था ना, यहां बीच में कोई भी एटम नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है, ये भी तो ब्रिजेड कार्बन ही है, दो रिंग के कॉमन कार्बन, पर वहां उनके बीच में, बीच वाली कार्बन चेन में कोई कार्बन ही नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज पॉसिबल। नोट कर लेना बेटा, ये पॉसिबल है। बेसिकली पॉसिबल होने का मतलब है क्योंकि ये रिंग बढ़ गई, साइज बढ़ गई इसकी। और एक लास्ट पॉइंट लिखो, डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस भी डांस करेगा। अरे हुआ क्या इतना नोट? अब मेरी बात सुनो, ये जो सामने स्पीसीज दिख रही है, मैंने आपको थोड़े दिन ही पहले एक बात बताई थी, साइक्लोप्रोपेन में स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। साइक्लोप्रोपेन में, अरे उसमें बताई थी मैंने कन्फर्मर्स के अंदर, यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है, इस यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109। और है कितना बॉन्ड एंगल यहां पर? 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 109 बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड 109 पे होने चाहिए, दूर दूर है कितने पे? 60 पे। तो बॉन्ड क्या हो गए? पास पास आ गए। अरे बॉन्ड पास आएगा तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? नहीं आएगी। तो ये भयंकर त्रस्त है, ये जो साइक्लोप्रोपेन है ना, ये बिल्कुल परेशान है, ये इतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, इतनी ज़्यादा रिपल्शन है यहाँ पर कि बस वो तो बस मौका ढूंढ रहा है कि हाँ कैसे भी करके इस रिंग को ब्रेक कर दें। और इस रिंग को ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पाई, ठीक है, अब यहाँ 2 बातें हो सकती है कि या तो ये सिग्मा ब्रेक हो जाए इधर, या ये सिग्मा ब्रेक हो जाए इधर। तो एक बार मैं फर्स्ट में इसको करवा लेता हूँ, सेकेंड इसको ब्रेक करवा लेता हूँ। तो मैं जब इधर गया तो ये बॉन्ड तो एज इट इज था,
लेकिन ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और इनके बीच बॉन्ड बन गया और इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखो, ये तो फर्स्ट नंबर वाली पोजीशन थी, अब सेकंड वाले को शिफ्ट कर दो, तो नीचे वाला तो एज इट इज था। अब ये पाई बॉन्ड इधर, ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो अब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां ये CH2 है। समझे क्या? तो कभी ये पाई बॉन्ड इधर, तो फिर ये वापस, फिर ये मतलब आज मेरा नंबर, ठीक है। ये तो कभी ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, कभी ये इधर शिफ्ट हुआ, कभी ये इधर शिफ्ट हुआ, कभी ये इधर शिफ्ट हुआ, तो यहां पर ये डांसिंग रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब अपने को तो फील नहीं हो रहा हो, तो उसको फील हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम तो उसको हो रही थी ना भाई। ठीक है, तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बोकैटायन है हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, है ना। तो ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा होती है। नोट कर लो अभी। इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? हवाई मुस्कान, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इन तीनों में जहां डांसिंग रेजोनेंस हो गया, फर्स्ट और थर्ड ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाले में तो अभी भी स्ट्रेन है ही ना, वहां तो बॉन्ड एंगल 60 है ही। अभी उसके बॉन्ड ओपन कहां हुए? ओपन तो हुए फर्स्ट और थर्ड में। तो यहां क्या आ जाएगा कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए और सी की आएगी और फिर आएगी बी की। अच्छा, आप ये तो नहीं समझ गए ना कि मैं ये एरो इसके नीचे है नहीं, ये एरो इस पूरे के नीचे, इस पूरे के नीचे। चलो तो ठीक है, काफी है आज के लिए। मुश्किल से हाफ एन आवर का चैप्टर और बचा है ये, ठीक है।